नमस्कार। पिछले कुछ दिनों से 2-3 दिनों से जिस तरह के दृश्य आ रहे हैं, छात्रावासों में घुस के छात्रों की पिटाई, डेलीगेसी में घुस के छात्रों की पिटाई, सड़कों पर छात्रों की पिटाई, गिड़गिड़ाने के वीडियो, स्टूडेंट्स के भागने के वीडियो, परेशान पड़े हुए घायल छात्रों के वीडियो, दूसरी तरफ ट्रेनों को जलाए जाने के दृश्य, ये सारा कुछ जो आ रहा है ये बेहद व्यथित करने वाला है और स्पष्ट रूप से ये बताता है कि जो लगातार एक इमेज बनाने की कोशिश की जा रही है कि देश में सब ठीक ठाक है, सब चंगा है, सब चंगा नहीं है, सब ठीक ठाक नहीं है। असल में इस पूरे घटनाक्रम ने एक चीज बिल्कुल सामने लाकर रख दी है और वो है कि बेरोजगारी की भयावह समस्या। आप लोगों में से जिन लोगों ने छात्रों के वीडियोस देखे होंगे, छात्र जिस तरह से अपनी दशा बता रहे हैं उसे सिर्फ वही समझ सकता है जो यूनिवर्सिटीज में पढ़ा है। गोरखपुर यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, बनारस यूनिवर्सिटी, दरभंगा का कोई यूनिवर्सिटी, पटना की किसी यूनिवर्सिटी में कोई पढ़ा है, जहां वो ऐसे हॉस्टल्स में रहता है जहां कोई सुविधा नहीं है, जहां गरीब बच्चे पढ़ने आते हैं, ऐसे घरों से बच्चे पढ़ने आते हैं जो बड़ी मुश्किल से उनकी फीस का पैसा दे पाते हैं। अगर ऐसे हॉस्टल्स में आप रहे हैं, ऐसे छात्रों के बीच में रहे हैं, तभी ये दर्द समझ सकते हैं। मैं जिस हॉस्टल में रहा हूं, गोरखपुर यूनिवर्सिटी के जिस बुद्धा और एनसी हॉस्टल में मेरी पढ़ाई हुई है, मैंने देखा है ऐसे लोगों को जिनके माँ बाप अनाज तो घर का दे देते थे लेकिन इतने पैसे नहीं दे सकते थे कि वो मेस में खाना खा पाए। मैंने देखा है कि 10 का एक नोट लेकर कितने कितने दिन तक स्टूडेंट्स हमारे साथ के काम चलाते थे। 50 पैसे का तब समोसा मिला करता था, वो भी खाने की हिम्मत नहीं होती थी। सुबह हम लोग नाश्ता करने जाते थे तो मैं जानता था कि बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो रूम पर ही कुछ बना के खा लेते हैं या सुबह उठते ही रोटियां सेक लेते हैं, क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो किसी दुकान पर जाकर समोसा खा सकें, जलेबी खा सकें, आलू का पराठा खा सकें। असल में जब हम दिल्ली में रहते हैं, बंबई में रहते हैं, बड़े शहरों में रहते हैं या मध्यवर्गीय कॉलोनीज में रहते हैं, तो हमारे समझ में ही नहीं आता है कि इस देश का एक बड़ा हिस्सा ऐसे लोगों से बनता है जिन लोगों के लिए आज भी 2 जून की 2 रोटियां खाना मुश्किल काम है, उसका इंतजाम करना मुश्किल काम है। आखिर बच्चे क्या मांग रहे हैं? यही मांग रहे हैं ना कि सरकारी नौकरियों के लिए, रेलवे में जो नौकरियां हैं, बाकी जगह पे नौकरियां हैं, समय से परीक्षाएं हों, समय से रिजल्ट आए और स्टूडेंट्स को उसमें भर्ती मिले। जब इतनी गरीबी में कोई मां बाप अपने बच्चे को पढ़ाता है, किस लिए पढ़ाता है? दिन रात जला के, दुनिया के सारे सुख से दूर होकर, कमरा बंद करके 15-15, 16-16 घंटे जो बच्चे पढ़ते हैं, आखिर किस लिए पढ़ते हैं? बातें करना आसान है, शिक्षा सिद्धांत वगैरह वगैरह सब बात करना आसान है, लेकिन सच्चाई यह है कि उस दौर में, उस उम्र में नौकरी ही इकलौती सहारा होती है जिसके भरोसे वो भविष्य का स्वप्न देखते हैं। वो सोचते हैं कि ये मुश्किल जिंदगी हम एक बार काट लें तो हमें कोई ढंग की नौकरी मिल जाएगी और हम ढंग की जिंदगी जी पाएंगे, अपने माँ बाप के लिए बुढ़ापे में कुछ इंतजाम कर पाएंगे, अपने भाइयों को पढ़ा पाएंगे, बहनों को पढ़ा पाएंगे, जो कर्ज लिए हैं बाप ने वो चुका पाएंगे, जो जमीनें गिरवी रखी हैं उनको छुड़ा पाएंगे, जो मां के गहने गिरवी रखे हैं उनको छुड़ा पाएंगे। दरअसल एक नौकरी जो होती है गांवों में, कस्बों में, केवल एक व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरे घर का सपना बन जाती है। आज बड़े आराम से कहा जा रहा है कि सबको सरकारी नौकरी क्यों करना है। कहना बड़ा आसान है। मेरे साथ कभी आप चलिए गुड़गांव में, फरीदाबाद में, नोएडा में जो प्राइवेट नौकरियां कर रहे हैं। जब आप प्राइवेट नौकरी की बात करते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है? टाई सूट पहने हुए जो प्रोफेशनल्स होते हैं, लाखों में तनख्वाह होती है वगैरह वगैरह। लेकिन साहब, किसी कंपनी में 10-5, 10-20 प्रोफेशनल्स होते हैं और उसके नीचे काम करने वाले जो लोग होते हैं, कभी उनकी जिंदगियां देखिए। जो मजदूर काम कर रहे हैं, जो छोटी नौकरियां कर रहे हैं, जो सेल्स में काम कर रहे हैं, कभी उनकी जिंदगियां आप देखिए। 8-8 घंटे, 10-10 घंटे, 12-12 घंटे काम करने के बाद उनकी सैलरी जो आती है 15,000, 20,000, 25,000 सैलरी आती है, जिसमें दिल्ली जैसे शहर में 2 कमरे का मकान लेके चैन की जिंदगी नहीं जी जा सकती। जिस कदर महंगाई बढ़ी है, हर चीज महंगी हुई है, जिस कदर जरूरतें बढ़ा दी गई हैं। जब हम पढ़ते थे तो किसी के पास मोबाइल की जरूरत नहीं थी। एक छोटा सा 300-400 रुपए में रेडियो आपको अगर मिल गया, या उस जमाने में इतने में थोड़े और 400-500 रुपए में टेप रिकॉर्डर अगर मिल गया, तो 4 साल के लिए बहुत था ना। उसमें कोई रिचार्ज आपको कराना था,
और ना कोई और खर्च होना था। आज जिस तरह से ऑनलाइन पढ़ाई का मामला आ गया है, हर आदमी के पास, हर बच्चे के पास मोबाइल होना जरूरी है ताकि वो पढ़ सके। मोबाइल होगा, मोबाइल में डेटा डलाना होगा, हर महीने रिचार्ज कराना होगा, ये सारे खर्चे हैं उसके पास। नौकरी का जो कर रहा है छोटी मोटी, उसके पास भी है, मोबाइल रखना उसके लिए भी जरूरी है, जाने कब कहां से फोन आ जाए। तो खर्चे जिस तरह से बढ़ा दिए गए, बाकी खर्चे आप जानते हैं। ट्रांसपोर्ट कितना महंगा हुआ है, अनाज कितना महंगा हुआ है, गैस कितनी महंगी हुई है, पेट्रोल और डीजल कितना महंगा हुआ है। उसमें ये कह देना तो बड़ा आसान काम है कि प्राइवेट नौकरी क्यों नहीं कर लेते, लेकिन ये सोच पाना बहुत मुश्किल काम है कि प्राइवेट में नौकरियां कितनी हैं, कहां हैं और किस तरह की हैं। क्या उनको हक नहीं है अपने लिए एक सम्मानजनक जीवन तलाशने का? बिल्कुल कहा जा रहा है कि लड़कों ने ट्रेनें जलाई, बसें जलाई। एक तो मैं बता दूं कि ये पहली बार ट्रेनें और बसें नहीं जलाई गई हैं। इस देश में आंदोलन इसके पहले भी होते रहे हैं और वो लोग भी करते रहे हैं जिनकी आज सरकारें हैं। दूसरी बात ये कि इसके साथ साथ ये भी जोड़िए कि कितने दिनों से, मैं खुद ट्विटर पे एक्टिव हूं, कितनी बार बच्चों ने आके इनबॉक्स किया कि सर इस पर कुछ लिखिए, हम लोगों ने रिट्वीट किया, लिखा। कितने दिनों से ये स्टूडेंट्स लगातार नौकरियों के लिए सोशल मीडिया पे अपनी आवाज उठा रहे थे। और मैं कह रहा हूं कुछ नहीं हो रहा था। आप फ्रस्ट्रेशन को सोच के देखिए कि 2019 में कोई परीक्षा निकले, फिर 21 में जाके उसकी परीक्षा हो, फिर 22 में पता चले कि रिजल्ट ना आए। तो जो बच्चा 19 साल 20 साल की उम्र में एग्जाम दे रहा है 2019 में, उसके 3 साल गए। 2 साल में वो किसी परीक्षा को देने के लायक नहीं रह जाता है। क्यों नहीं ये परीक्षाएं 6 महीने के अंदर इसके रिजल्ट्स आ सकते हैं और 6 महीने साल भर के अंदर इसकी भर्तियां हो सकती हैं? क्यों ऐसा सिस्टम बनाया गया है कि यूपी में जो भी एग्जाम निकल रहा है, ढेर सारे एग्जामों के पर्चे आउट हो जाते हैं? एक बच्चा फॉर्म भरता है, 2000, 3000, 5000 का फॉर्म भरता है, तैयारी करता है, घर से दूर रहकर अपनी रातें जलाता है, एग्जाम देता है, पेपर उसका अच्छा होता है और जब आता है तो पता चलता है कि पेपर ही आउट हो गया, या एग्जाम देने से पहले ही पेपर आउट हो जाता है और एग्जाम कैंसिल हो जाता है, फिर वो अनंत काल के लिए टल जाता है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों सारी की सारी सरकारें जो बाकी सारी चीजों में बहुत प्रोग्रेसिव हो गई हैं, बहुत टेक्नोलॉजी यूज कर रही हैं, कहीं ई गवर्नेंस है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, वो सरकारी नौकरियों की परीक्षाएं नहीं करा सकती, सरकारी नौकरियों की समय पर परीक्षा कराकर समय से रिजल्ट उनका नहीं दे सकती, लोगों को नौकरियां नहीं दे सकते? देखिए, मंदिर, मस्जिद, ये वो थ्योरी, सिद्धांत सब कुछ ठीक है, लेकिन इन सब के बाद इंसान की पहली जरूरत होती है इज्जत की 2 रोटी। कोई पढ़ता है, लिखता है, मेहनत करता है, जो पहली चीज चाहता है वो चाहता है कि उसको इज्जत की 2 रोटी मिले। 8 घंटे वो मेहनत करे, 2 दिन की छुट्टी मिले उसको, और उस 8 घंटे की मेहनत से इतने पैसे उसको ईमानदारी से मिल जाएं कि वो अपना घर चला सके। बेकार की बातें हो रही हैं, दहेज और ये और वो। मतलब आप लोगों को नौकरियां ही नहीं देंगे क्योंकि नौकरी करके, नौकरी में आने के बाद लोग दहेज मांगते हैं। ये क्या बेवकूफाना बातें हैं? समाज से आप रेप नहीं खत्म कर पा रहे, समाज से आप स्त्री द्वेष खत्म नहीं कर पा रहे, समाज से आप जातिवाद खत्म नहीं कर पा रहे, बल्कि इसको भड़काने का काम कर रहे हैं। समाज से आप सांप्रदायिकता नहीं खत्म कर पा रहे और कह रहे हैं कि लोग नौकरियां पाकर दहेज मांगते हैं। क्या बेवकूफाना बात है भाई? नौकरी एक निम्न मध्यवर्गीय परिवार के बच्चे की जीने की शर्त है। जब मैं पढ़ता था, मुझे याद है, मेरे पापा हमेशा कहते थे कि इतने पैसों का इंतजाम तो मैं कर लूंगा कि तुम जितना भी पढ़ना चाहो पढ़ा लूंगा, जो भी किताब चाहिए वो किताब ला के तुम्हें दे दूंगा, लेकिन इतने पैसे मेरे पास कभी नहीं होंगे कि तुम्हारे लिए कोई बिजनेस शुरू कर दूं। पढ़ाई करो, कोई अच्छी सी नौकरी पाओ, तभी जिंदगी चैन से गुजार पाओगे। और मेरे पिता तो प्रोफेसर थे, फिर भी ठीक ठाक तनख्वाह थी, 2 ही भाई थे हम लोग, परिवार ठीक ठाक था, उतनी समस्याएं नहीं थी। लेकिन अपने अगल बगल अपने तमाम दोस्तों को मैं जानता था जिनके यहां फीस का, किताबों का, परीक्षा देने के लिए जो ट्रेन से जाते थे उनका किराया ही जुगाड़ कर पाना आसान काम नहीं था। मैंने देखा है, अपने तमाम दोस्तों को देखा है, और खुद भी बसों में लद के एग्जाम देने जाते हुए, ट्रेनों में जनरल में बैठ के एग्जाम देने जाते हुए, गोरखपुर में लाइट चली जाए तो मोमबत्ती की रोशनी में रातों रात पढ़ते हुए, सस्ते कपड़े पहनते हुए, सस्ता खाना खाते हुए तैयारी की उन्होंने उस जमाने में। फिर उन्हें अच्छी नौकरियां मिली और अब अलग अलग शहरों में, अलग अलग जगहों पर और कई बार तो विदेशों में भी वो बहुत अच्छा जीवन जी रहे हैं।
ये हक तो आज के बच्चे को भी है ना, आज के स्टूडेंट को भी है ना। वो प्राइवेट नौकरी करेगा या सरकारी नौकरी करेगा, उसका चयन तो करने दीजिए उसको। सारे सरकारी संस्थानों को आप लगातार निजीकरण के नाम पर बेचते चले जा रहे हैं। लगातार नौकरियां कम होती चली जा रही हैं और उसके बाद बेरोजगार रहने की जिम्मेदारी स्टूडेंट्स पे डाली जा रही है। देखिए, हमारे जमाने में एक नारा लगता था, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। युवाओं को नाराज करके, युवाओं को दुखी करके कोई भी सत्ता सुखी नहीं रह सकती। हमारे देश ने 1970s का वो छात्र आंदोलन देखा है जो संपूर्ण क्रांति में परिवर्तित हुआ और सरकार गिरी। जरूरी है कि छात्रों की बात को सुना जाए, शांति से सुना जाए, उनसे बात किया जाए, उनकी तकलीफें सुनी जाए और उन तकलीफों को दूर करने की ईमानदार कोशिश की जाए। जरूरी है कि देश में रोजगारों का बड़े पैमाने पर सृजन किया जाए। रोजगार के नाम पर पकौड़े तलने और बाकी सारी बातें करके लोगों का मजाक न उड़ाया जाए, लोगों की डिग्रियों का मजाक न उड़ाया जाए। पकौड़ा तलना कहीं कतई बुरी चीज नहीं है, लेकिन वो किसी का चयन होना चाहिए। अगर कोई टेबल पे बैठ के नौकरी करना चाहता है, अगर कोई लिखने पढ़ने की नौकरी करना चाहता है और वो उसके योग्य है, तो उसे वो नौकरी मिलनी चाहिए। उसे पकौड़ा तलने पे या पंचर बनाने पे, इन सारी चीजों पे मजबूर नहीं करना चाहिए। मेरी बात जहां तक भी पहुंच रही हो, मैं आग्रह करना चाहता हूं, एक तरफ तो छात्रों से भी यह आग्रह करना चाहता हूं कि अपने तमाम उत्साह के बावजूद हिंसा से बचें, जहां तक हो सके हिंसा ना करें, बल्कि बिल्कुल हिंसा ना करें। और दूसरी तरफ प्रशासन से भी कहना चाहता हूं कि छात्रावास में पुलिस का प्रवेश जो होता है वो लोकतंत्र के सीने पर पुलिस की लाठी पड़ने जैसा होता है। हर चीज के लिए पुलिस दबाव और दमन की राजनीति नहीं चलती है। ये छात्र हमारा भविष्य है, आपका भविष्य है, देश का भविष्य है। इनसे बात कीजिए, इनकी समस्याएं सुलझाइए और नौकरियां देने का जो सिस्टम है उसको कुछ ऐसा बनाइए कि बच्चों को 4-4 साल, 5-5 साल इंतजार न करना पड़े। नौकरियां निकलें तो अधिक से अधिक 1 साल के अंदर उनके रिजल्ट आ जाएं और ज्वाइनिंग्स हो जाएं और लगातार नौकरियां निकलती रहें। यकीन मानिए, देश को शांति से चलाने के लिए ये बेहद जरूरी है। बाकी चयन तो शासन और प्रशासन ही करेंगे। छात्रों के साथ, छात्रों की मांगों के साथ अपनी पूरी आवाज मिलाते हुए मैं विदा ले रहा हूं और एक बार फिर प्रशासन से यह आग्रह कर रहा हूं कि प्लीज छात्रों की बात सुने। छात्रों से यह आग्रह कर रहा हूं कि हिंसा से बचें। बहुत शुक्रिया।